नमस्कार, मैं हूं दिव्या त्रिपाठी जन मीडिया टीवी से। अमेरिका और चाइना के बीच टैरिफ वॉर छिड़ा हुआ है और दोनों ही देश झुकने के लिए तैयार नहीं है। एक तरफ अमेरिका ने चाइना पर 245% टैरिफ लगा दिया है, तो दूसरी तरफ चाइना ने भी जमकर पलटवार किया है और उसने अमेरिका पर 125% टैरिफ लगा दिया है। फिलहाल ये जंग थमने का नाम ले तो नहीं रही है, लेकिन इसके आगे क्या होता है ये जानना काफ़ी दिलचस्प होगा। लेकिन सबसे पहले सवाल ये उठता है कि ट्रंप की टैरिफ नीति क्या देश हित में है या फिर इससे उसकी ही जनता को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ रहा है। इसी बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रकाश मिश्रा जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जी। तो सबसे पहले हम जनता यही जानना चाहेगी कि आखिर ये टैरिफ है क्या, क्योंकि बहुत लोगों को ये टैरिफ चल रहा है लेकिन काफ़ी लोगों को यही जानकारी नहीं है कि ये होता क्या है। बड़े आसान शब्दों में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जो व्यापार है वो एक देश के अंदर होता है, उसमें राज्यों के अंदर होता है, एक दूसरे लोगों के बीच होता है। लेकिन यही व्यापार जब दो देशों के बीच होता है तो उसको हम आयात बोलते हैं। आयात और निर्यात। अगर हमारे यहाँ कुछ सामान आ रहा है, जिसको अंग्रेजी में कहें तो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होता है। एक्सपोर्ट मतलब हमारे देश से दूसरे देश में जा रहा है, इम्पोर्ट मतलब दूसरे देश से हम अपने यहाँ मंगवा रहे हैं। तो जब भी आयात होगा, मतलब किसी दूसरे देश से हमारे यहाँ कुछ सामान आता है, एक दूसरे देश से किसी दूसरे देश में सामान आएगा, तो उस पर वहाँ की सरकारें एक तरह का टैक्स या एक तरह का शुल्क लगाती है, जिसको कि हम टैरिफ बोलते हैं। अंग्रेजी में टैरिफ होता है इसको। तो इस टैरिफ को ही लेकर के, अगर टैरिफ को सिंपल समझना है तो जो भी माल आपके यहाँ एक देश में दूसरे देश से आएगा, उस पर जो लगने वाला शुल्क है, जो एक देश जिसके यहाँ वो सामान जा रहा है, उस शुल्क को टैरिफ बोलते हैं। सिंपल इतना ही डेफिनेशन। तो क्या सर ये टैरिफ अमेरिका के हित में नज़र आ रहा है? हाँ, जब टैरिफ, अब ये टैरिफ नहीं, टैरिफ वार हो गया। आपने देखा होगा लगातार 10%, 20%, 25%, 34%, फिर अभी बढ़ते बढ़ते 245% तक हो गया, जो कि रियलिस्टिक वर्ल्ड में नहीं है। ये वर्चस्व की लड़ाई है। दो देश जब आपस में व्यापार करते हैं तो उसमें एक व्यापार का संतुलन की बात कही जाती है कि व्यापार संतुलन क्या होगा। व्यापार संतुलन क्या होता है कि अगर हमने आपसे 100 रुपये का लिया तो 80 रुपये का आपने भी मुझसे ले लिया। फिर अगले बार हो सकता है आपसे मैंने 100 का लिया, आप मुझसे 70-75 रुपये का ले लिया। तो इस तरह का एक सामंजस्य होता है। लेकिन चीन ने जब अपना औद्योगिकरण स्टार्ट किया, उनके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हब बना, तो ये जो व्यापार संतुलन था वो गड़बड़ाने लगा। इसको व्यापार असंतुलन बोलते हैं। क्या होता है कि चीन माल बेचता तो ज़्यादा है लेकिन खरीदता कम है, और ये डिफरेंस बहुत तगड़ा होता है। खास करके अमेरिका चीन को देखेंगे, भारत चीन को देखेंगे, या और देशों को भी देखेंगे, तो ये हमेशा जो बीच का डिस्टेंस है वो बढ़ता जा रहा है। चीन खरीदता तो बहुत कम है, बेचता सब बहुत ज़्यादा है। उन्होंने अपने आप को डेवलप किया, अपने आप को इस लेवल पे लेकर के गया, लेकिन अब ये सब कुछ चुभने लगा था, और खासकर अमेरिका को तो बहुत ही ज़्यादा। तो उसको कंट्रोल करने के लिए कि ऐसा ना हो कि एक जो बड़ा सुपर पावर अमेरिका खुद को बनता था, तो इकोनॉमिक रूप से चाइना एक तरफ बढ़ रहा था कि वो एक बार अमेरिका को भी शायद कुछ दिनों में क्रॉस कर ले, अगर इस तरह का, क्योंकि व्यापार उसका बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। तो उन चीज़ों को रोकने के लिए, और दूसरी चीज़ें होती हैं कि जब इस तरह की चीज़ें होती हैं, एक देश ही सारी चीज़ें आपके पास लेकर के आएगा, तो आप क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग धीरे धीरे घटता जाएगा, लोगों को नौकरियां कम होती जाएगी, वो डिपेंडेंसीज आपकी उस देश पे जब बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए इस तरह का एक वार स्टार्ट हुआ, जिसको कि टैरिफ वार कहते हैं। तो इस जंग में आखिर नुकसान किसको ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि चीन भी थमने का नाम नहीं ले रहा, तो अमेरिका को ज़्यादा नुकसान दिखाई देता ज़्यादा पड़ रहा है या फिर चीन को? ये देखिए, ये तो लड़ाई है। इसका जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक तो आप ये नहीं कह सकते। दोनों अपने अपने जगह पे मजबूत हैं, लेकिन अभी जो ज़्यादा इम्पैक्ट है, क्योंकि अब सुपर पावर अमेरिका है, ठीक है, उसकी अभी भी मोनोपोली चलती है, और कहीं ना कहीं जो चीन की ये नीति थी वो हर एक देश को कहीं ना कहीं पिंच तो कर ही रहा था, ठीक है, क्योंकि इस प्रॉब्लम से सिर्फ अमेरिका ही नहीं, बाकी देश भी चिंतित थे। तो अमेरिका को एक सपोर्ट भी मिल रहा है। आपने देखा होगा कि अभी उसने क्या किया कि सिर्फ चीन पे तो लगा दिया, बाकी देशों को 90 दिन की छूट दे दी। पहले सीधे सीधे तो वो घोषित नहीं कर सकता था, तो उसने क्या किया कि सब पे लगा दिया था सबको, लेकिन उसने सबको रिलैक्सेशन दे दिया, चीन के ऊपर वो करते। तो इम्पैक्ट तो चीन पे ही डालना था, और वो आप देखिएगा उसकी अर्थव्यवस्था पे, उसकी करेंसी पे, उस पर व्यापार पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। अगर इस चीज़ को कंटिन्यूस ले गया और चीन ने कोई अच्छा समाधान नहीं ढूंढा, क्योंकि मुझे समाधान जो लगता है कि वो भी बातचीत के रास्ते से ही निकलना चाहिए, लेकिन अभी दोनों देश टेबल पे आने तक के लिए नहीं तैयार है, अभी तो लड़ाई की मुद्रा में। तो आने वाले समय पड़ेगा कि किसको कितना इम्पैक्ट है। अमेरिका पे भी इम्पैक्ट है, ऐसा नहीं कि उस पर भी नहीं पड़ रहा है, उस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि जो सप्लाई चेन है, सप्लाई चेन मतलब एक सामान के दूसरे जैसे आना, लोगों की ज़रूरत, नीड, बहुत हद तक चाइना की डिपेंडेंसी थी, उसका
रिप्लेसमेंट भी चाहिए, उतना सामान बनेगा कहाँ, आएगा कहाँ से, रास्ता क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें व्यापार में देखी जाती है। तो इन सारी चीज़ों को ले करके वो एनालिसिस करने की बात है कि ये लंबा लड़ाई ऐसा नहीं कि 2-4-10 दिन में आपको दिखेगा, ये लंबी लड़ाई है। ट्रम्प का शासन अभी स्टार्ट हुआ है और आने वाले समय में 2-3 साल 4 साल बाद इसके इम्पैक्ट आपको रियलिस्टिक समझ में आएगा कि एक्चुअली विजेता कौन है और नुकसान किसको है। मोटा मोटी तौर पे देखें तो चाइना को ज़्यादा नुकसान है। जैसा कि आप कह रहे हैं कि चीन की प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि वो ज़्यादा बेचता है, अमेरिका का इतना वो नहीं है, तो क्या अमेरिका को इसी वजह से डर है कि उसके वो अमेरिका से ज़्यादा पावरफुल ना हो जाए, इस वजह से उसने टैरिफ लगाया है? सीधी सीधी लड़ाई तो देखिए इसी चीज़ की है, वर्चस्व की लड़ाई है, इसको वर्चस्व की लड़ाई कहते हैं। ठीक है, एक बहुत बड़ा प्लेयर चाइना इमर्ज होकर के आ रहा था और वो थ्रेट नंबर 1 जो सुपर पावर अमेरिका है उसी के लिए था। तो बहुत सारी कोशिशें की जाती है, अंतर्राष्ट्रीय लोगों से मेल जोल बढ़ा करके दबाव बनाने की टैक्टिस होती है। इसलिए अमेरिका का आप देखेंगे भारत को भी सपोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं चाइना को डाउन करने के लिए होता है, ताइवान का सपोर्ट वो चाइना को डाउन करने के लिए। इसी तरह परिस्थिति के हिसाब से दोस्त और दुश्मन बनाए जाते हैं। तो सबसे बड़ा जो थ्रेट चाइना का था वो अमेरिका के लिए था, तो अमेरिका ने अब खुल करके उसके खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया इस टैरिफ आर्डर। लेकिन तो सबसे पहले क्वेश्चन यही उठता है कि चाइना की प्रोडक्टिविटी इतनी अच्छी कैसे है जब अमेरिका को भी वो पीछे छोड़ रहा है, सारे देशों को पीछे छोड़ रहा है? ये देखिए, ये लॉन्ग टर्म ये 1-2 दिन में नहीं हुआ है। ठीक है, आप चाइना की पॉलिसीज अगर देखेंगे तो पिछले आपको पीछे कम से कम 40 से 50 साल पहले जाना पड़ेगा, जब वहाँ पे इस तरह का इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में जो आंदोलन था। ठीक है, एक रिवोल्यूशन वहाँ पे हुआ, आंदोलन हुआ कि हमने अपने देश को आगे लेकर के जाना है। कैसे लेके जाएंगे कि हम अपने देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे। इसके लिए बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे चाइना गवर्नमेंट ने काम किया। पहला, अपने लोगों को उन्होंने ट्रेंड किया कि प्रोडक्टिविटी कैसे बनाना है। वहाँ पे आप अन्य देशों जैसे लोगों को नहीं देखेंगे, बहुत डिसिप्लिन होकर के एम्प्लॉई वहाँ पे काम करते हैं, जिसको जितने देर काम करना है वो काम करेगा ही करेगा। लोगों को स्किल किया कि हर तरह के लोग मिले आपको काम करने वाले। अगर कोई फैक्ट्री लगाता है तो उसके पास सबसे अच्छा मैन पावर होना चाहिए, तो वहाँ पे सबसे अच्छे मैन पावर, सबसे एफिशिएंट मैन पावर, एफिशिएंट मतलब कम सैलरी लेकर के ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देने वाले। मशीनरी पर उन्होंने बहुत सारा R&D अपना पूरी ताकत लगाई कि अच्छी मशीनरी और ऐसी मशीनरी जिसमें कि हम बल्क में प्रोडक्शन कर पाएँ, क्योंकि जो चीज़ क्वांटिटी के साथ बनेगी तो उसका रेट उतना कम होगा और जो बाज़ार है उसमें उनका सिक्का चलता है अगर रेट कम के साथ अच्छी क्वालिटी देते हैं। तो उस पर उन्होंने जोर दिया। फैक्ट्रियाँ जो लोग लगाते थे उनको प्रोत्साहित करने के लिए सरकारों ने अपनी पूरी जी जान लगा दिया। ठीक है, वो खासकर उन फैक्ट्रियों को जिनको जो कि एक्सपोर्ट करते थे दूसरे देश में, उनको इस कई तरह की सब्सिडीज़ दी गई, कई तरह का प्रोत्साहन दिया गया, उनको टैक्स में छूट दी गई और भी चीज़ें। तो वो पूरा इन्वायरमेंट बनने में पिछले 30-40-50 साल का समय लगा। तो 40-50 साल का मेहनत का फल है उसके। ठीक है, वो चाइना की मेहनत का फल है कि आज उस लेवल पे आप चाइना को देखते हैं। लेकिन उसके साथ साथ उसकी नीयत भी ख़राब होती है। जब आदमी बड़ा होता है तो चाइना ने अपनी नीयत भी ख़राब की और उसने क्या किया कि लोगों को डोमिनेट करना शुरू किया। आप देखिए कि कई लोगों की ज़मीन हड़प ली, कई लोगों को कर्ज के बोझ में डाल दिया, लोगों की ज़मीन हड़प करना, ये सारी चीज़ें उसने अपने साथ साथ स्टार्ट कर दी। उसका ये इम्पैक्ट हुआ कि आज की उस चाइना के साथ इस लड़ाई में कोई भी खड़ा नजर नहीं आता है। जी, तो आपने एक तो चाइना की अच्छी बातें भी बताई जिसको देख के उसने अपनी अर्थव्यवस्था को काफ़ी अच्छा बना दिया। तो वो चीज़ें हमारे यहाँ लागू क्यों नहीं की जाती है, उसमें क्या दिक्कत आ रही है? हमारे यहाँ भी तो ऐसा हो सकता है, तो हम भी अपनी अर्थव्यवस्था को उतना ही मजबूत कर सकते हैं। बिल्कुल सही प्रश्न आपने किया दीपक। इसमें होता क्या है कि देशों की जो पॉलिसी बनती है ना, तो पॉलिसी बनाने के लिए सरकारें चुनी जाती हैं। कई सारे सरकारें होती हैं जो कि अपने देश के लिए काम करती हैं, कई सारी होती हैं जैसे बहुत छोटे छोटे देश होते हैं, वहाँ के जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो इन्फ्लुएंस में भी होती है। जो बड़े देश है वो उनको प्रलोभन भी देती हैं कि कई तरह के प्रलोभन है कि उनको बढ़ाया जाएगा, उनको सपोर्ट किया जाएगा, मॉनिटरी टर्म्स में भी उनको वो दिया जाता है। तो कई सारे देशों ने तो अपनी पॉलिसीज़ को ही ऐसे बना ली कि अपने यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग उन्होंने ख़त्म करवा दी उस दबाव में, चाइना के दबाव में। ठीक है, और क्या हुआ कि वहाँ से डंपिंग होने लगी। भारत में भी क्या हुआ कि अभी आप जब देखेंगे भारत जैसे इतने बड़े देश की, जब हम एक समय में चाइना से बहुत आगे थे, आज़ादी बहुत पुरानी बात नहीं बता रहा मैं, आज़ादी के समय की बात बता रहा हूँ, हम चाइना के ऑलमोस्ट बराबर थे। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल पॉलिसीज उस तरह की नहीं बनी। हमने अपने मैन्युफैक्चरर्स को अभी भी जितना सपोर्ट देना चाहिए उस लेवल तक का सपोर्ट नहीं देते हैं। ठीक है, आप अगर एक इंडस्ट्री लगती है तो उसको हमेशा डर लगता है कि पता नहीं कोई एक्साइज कमिश्नर आ जाएगा, कोई टैक्स का रेट बढ़ जाएगा, कोई पॉल्यूशन वाला रेट डाल देगा। स्किल लेबर की एकदम कमी है मार्केट में। ठीक है, जिस तरह की हमारी एजुकेशन सिस्टम है और जिस तरह के एम्प्लॉय चाहिए उसमें कहीं भी मैच नहीं होता है।
बहुत सारी सरकार पॉलिसीज़ लेकर के आई है, बट उस तरह के प्रोत्साहित होने वाले रिजल्ट अभी भी नहीं मिलते हैं। हर एक इंडस्ट्री में जाइए, आपको स्किल लेबर की हमेशा कमी दिखती है। बेरोजगारी भी है, यहाँ पे कहेगा कि मैं बेरोजगार हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम जहाँ पे बड़ी कंपनियाँ हैं वहाँ पे देखिए हमेशा आवश्यकता है। का बोर्ड आपको किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में चले जाइए, बहुत आपको हमेशा 365 दिन आपको वो बोर्ड लगेगा कि आवश्यकता है उसको, क्योंकि उसको स्किल लेबर के वो ये नहीं चाहता कि मैं एक किसी को ले करके आऊँ, पहले 6 महीने सीखेगा उसके बाद काम करेगा, ये सारी चीज़ें। तो ये गैप जो है ये बढ़ता चला गया, तो सरकारों ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। अब मैन्युफैक्चर जो इतने सारे प्रॉब्लम्स में था, उसको एक सीधा रास्ता होता है कि इन झंझटों को छोड़ते हैं, चाइना में तो सस्ता माल मिलता है, लेकर के हम अपना मार्केट में यहाँ पे बेचते हैं, उसमें प्रॉफिट भी बन जाएगा, टेंशन सारी खत्म। ये जनरली व्यापारियों की सोच बन गई। उन्होंने क्या किया, इस मैन्युफैक्चरिंग के झमेले से खुद को निकाला। जिस पैसे से वो सारी इन चीज़ों को प्रोडक्शंस करते थे, उसको लेकर के उन्होंने चाइना को अप्रोच किया। वहाँ पे वो लोग लपकने के लिए तैयार बैठे ही थे। आपका होली, दिवाली और इस तरह की जो त्यौहार हैं, उस तक में आप ये सोचिए कि वहाँ लोग बैठ कर के रिसर्च कर रहे थे कि आपके बच्चों को पिचकारी चाहिए, रंग चाहिए, इवन पतंग, उसका मांझा यहाँ पे बनता था, घर घर में उद्योग था, उसका मांझा तक वहाँ से चाइना से उन्होंने बना करके भेजना शुरू कर दिया। ठीक है, आप पूरे मार्केट की आपकी जो इंडस्ट्रीज थी उसको तहस नहस कर दिया। कुछ लोग व्यापारियों को आसानी से पैसा मिला, लोगों को सस्ता सामान मिला, लेकिन हुआ क्या, हमारी जो रीढ़ थी उसको उन्होंने तोड़ दिया। और इस छोटे छोटे देशों के साथ तो हमारा जो भारत जैसा देश बड़ा देश है, इनमें कई सारे प्रोसेस और भी चलते होते हैं, तो उन सारी चीज़ों से रिकवरी होने के चांसेस हैं। हालांकि इम्पैक्ट हम पे भी बहुत बुरा है, लेकिन जो बहुत छोटे देश हैं उनको तो टोटली उस पर निर्भर हो गया कि वहाँ से सामान आएगा तभी हम काम करेंगे। जी, चाइना दिमाग से अपनी अर्थव्यवस्था को काफ़ी मजबूत कर रहा है। इसी के साथ एक और प्रश्न है कि अमेरिका की जो कंपनी है एप्पल की, उसके फ़ोन्स भी ज़्यादा चाइना में बनाए जाते हैं, तो अगर उसने टैरिफ लगाया है तो उस पर भी पैसा ज़्यादा बढ़ेगा, वो फ़ोन्स महंगे होंगे, और ज़्यादातर एक्सपोर्ट जो करता है वो चाइना ही करता है, तो उनकी ही कंपनी का जो एप्पल का फ़ोन है उसकी वो रुक जाएगी, तो इससे अमेरिका की कंपनी को ज़्यादा नुकसान ही होगा। फर्क पड़ेगा और ये चीज़ें एनालिसिस की जाती है। ठीक है, आप देखिए कि आपने एप्पल का नाम लिया, एप्पल का मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में भी है। ठीक है, तो अब यहाँ से फ़ोन की बिक्री ज़्यादा हो गई, लेकिन जिस मात्रा में डिमांड है वो अभी भी फुलफ़िल करने लायक कंडीशन में नहीं है। अब इतनी बड़ी कंपनी डालना, इंफ्रास्ट्रक्चर डालना और प्रोडक्शन तक लाना, वो टाइम टेकिंग है। अब कंपनियाँ देखेंगी, ये भी देखिए यहाँ अमेरिका को नुकसान हो रहा है। ठीक है, उसकी कंपनियों को अभी ऑर्डर फुलफ़िल करने में दिक्कत आ रही है, उनका जो प्रॉफिट है वो घटता जा रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो अब वही कंपनियां चाइना से दूसरे जगह पे अपने सेटअप लगाने के लिए उनके पास विजन भी खुलता, रास्ता भी खुल रहा है। वो उन रास्तों को भी देख रही है कि जहां मुझे चाइना में नहीं लगा करके, तो ये चाइना के लिए भी बड़ा थ्रेट है। अभी इनिशियल इम्पैक्ट तो आपको अमेरिका में भी दिखेगा। ठीक है, खासकर अभी देखिए बोइंग की बात हुई है कि विमानों के लिए चाइना सबसे बड़ा कस्टमर था बोइंग का, जो सब एरोप्लेन्स बनाती है बोइंग, उसका सबसे बड़ा कस्टमर चाइना था। उसने रोक लगा दी कि हम आपसे लेंगे नहीं, फिर हम अपना बनाएंगे, जब तुम हमारा नहीं ले रहे तो हम भी नहीं तुम्हारा वो करेंगे। उसकी कंपनी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। लेकिन साथ साथ क्या होगा, ये क्योंकि मैंने कहा ना, लड़ाई आज की नहीं है, ये अभी लड़ाई चलेगी बहुत लंबी दूर तक। अब क्या करेगा, वहीं के पास है एप्पल जैसे उन कंपनियों जिन पे ये इम्पैक्ट आएगा, वो दूसरी ज़मीन देखेंगे, दूसरे देश देखेंगे जहाँ से ये काम करे। और एक बार अगर वहाँ से कंपनियाँ उठनी शुरू हो गई चाइना से, तो चाइना के लिए सबसे बड़ी दिक्कत आने वाली है। और ये दिखेगा उसका हर्जाना चाइना कैसे करती है, अपनी कंपनियां लगाती हैं, अपना सप्लाई चेन बनाती हैं, अगर लेकिन बनाएगी भी तो दूसरा देश एक्सेप्ट करेगा, माल को नहीं करेगा, तो इसमें थ्रेट चाइना के लिए ज़्यादा दिखता है, एडवांटेज अमेरिका को दिखता है। तो जैसा कि हम देखते हैं कि चाइना का जो एक्सपोर्ट है अमेरिका में वो ज़्यादा है, अमेरिका का यहाँ पे कम है, लेकिन फिर भी चाइना झुकने को तैयार नहीं है। उसने बराबर उस पर टैरिफ लगाया है। जैसे चाइना ने 125% टैरिफ लगाया है, अमेरिका ने 245, तो उसके बराबर में क्यों नहीं जा रहा है? क्यों, जब उसने इतना लगा ही दिया है तो उसके इक्वल में भी तो जा सकता है। उसके रुकने का कारण क्या है कि उतने ज़्यादा नहीं ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ये हमें पता है, वहाँ चाइना पे भी पॉलिसी मेकर्स हैं। ठीक है, वो लोग भी दिमाग लगाते हैं, देखते हैं, उनको पता है कि अगर ये लड़ाई लंबी चल गई तो उनको ज़्यादा नुकसान होने वाला है। तो वो अब बातचीत के अभी पेश के साथ साथ कर रहे हैं। आप देखिएगा तो कुछ दिनों के बयान अगर देखिएगा तो वो बातचीत टेबल पे आने के लिए घुड़की भी दे रहे हैं कि हम दबेंगे नहीं, और ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन साथ साथ वो ये भी बता रहे हैं कि समाधान बैठ के बातचीत करेगा, क्योंकि अगर उसने इसका सोल्यूशन नहीं निकाला तो उसको पता है कि आने वाले समय में मेरा नुकसान ज़्यादा है। तो एक जगह जा करके वो रुक गया कि अब इससे ऊपर बढ़ाना मजाक की बात है। ठीक है, क्योंकि इस मजाक को अगर उसने लंबा खींच लिया तो निश्चित रूप से उसको, और ट्रम्प को पता है कि ये उसकी दुखती नस बोला जाता है ना, उसको वो दबा रहा है बार बार। तो नुकसान किस प्रकार से हो जाएगा? नुकसान इसलिए होगा कि अब इस लड़ाई को अगर ज़्यादा वो खींचता है
तो इंटरनेशनल मार्केट में जो इस लड़ाई का इम्पैक्ट है वो तेज़ी से दिखने लगेगा। अमेरिका को और भी मौका मिलेगा कि हम कार्रवाई कर रहे हैं तो ये भी कर रहा है, तो चलो इसको और बढ़ाते लड़ाई को। और अमेरिका का वर्चस्व अभी भी यूरोपियन मार्केट में उसके टाइप्स और अन्य देशों के साथ चाइना के मुकाबले ज़्यादा अच्छे बनेंगे, तो वो उस तरफ से भी प्रेशर डालने की कोशिश करेगा। तो लॉन्ग टर्म में जो ज़्यादा नुकसान होता हुआ दिख रहा है वो चाइना को दिख रहा था, इसलिए उसने इसको रोका है वहाँ पे जा करके कि हम बातचीत की टेबल पे आए, ना कि इस तरह से लड़ाई को आगे बढ़ाएं। और इस टैरिफ के चलते अमेरिका की जनता के लिए भी काफ़ी मुश्किलें नज़र आ रही हैं, तो उस बारे में अमेरिका का क्या सोच है कि वो देखिए मैंने क्या कहा, ये लड़ाई लंबी है। छोटे छोटे चीज़ों को नुकसान को वो अभी देख रहा है कि ठीक है छोटे नुकसान है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मुझे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, तो उसको वो देख करके एनालिसिस कर रहा है। हाँ, मैं अभी सप्लाई चेन रुकेगा तो महंगाई बढ़ेगी, ठीक है, वहाँ के लोगों को चीज़ें महंगी मिलेंगी, देर से मिलेंगी, उनके ऊपर भी इम्पैक्ट आता है। लेकिन अमेरिका कह रहे हैं नहीं, अगर अपने आप को सस्टेन करना है, अपने आप को नंबर 1 बनाए रखना है, तो इस दर्द को तो सबको झेलना पड़ेगा। जी, अमेरिका और चाइना का टैरिफ वॉर तो अभी जारी है, लेकिन इसमें कौन सही है कौन गलत, किसको ज़्यादा फायदा होगा और किसको ज़्यादा नुकसान, ये हम आप पे छोड़ते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी। थैंक्स। ओके।